अध्याय 41 गु येछेन कितना बेवकूफ है। रात के काफी देर बाद हमेशा की तरह गु येछेन चुपचाप है शिन्यान के कमरे में आया और धीरे से उसके बिस्तर पर जा लेटा। इस बार उसकी हलचल से है शिन्यान की नींद नहीं खुली और वो सोती ही रही। लेकिन नींद में ही उसने स्वाभाविक रूप से करवट ली और गु येछेन की सिल्क की शर्ट का किनारा पकड़ लिया। फिर वो उसके पास और सटकर लेट गई और अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान लिए वो चैन से सोती रही। अगली सुबह हे शिन्यान की आँख खुली और उसने देखा कि उसके पास वाला हिस्सा खाली है। अभी भी सुबह के काफी जल्दी का समय था और आमतौर पर इस वक्त गु येछेन यहीं होता। वो बिस्तर पर उठकर बैठ गई और अपनी आंखें कुछ बार झपकाईं। दाएं तरफ देखा तो वहां कोई गुलाब भी नहीं था। क्या वो आना भूल गया? हे शिन्यान ने भौहें टेढ़ी की और फिर से बिस्तर पर गिर पड़ी। अपने सिर को कंबल से ढक लिया। उसने गुस्से में अपने होंठ भींचे और बिस्तर पर लौटने लगी। बड़बड़ाते हुए बोली, गु येछेन कितना बेवकूफ है, कितना इरिटेटिंग है। मैं अब कभी उससे बात नहीं करूंगी। गुस्से में वो उठी और कांच का स्लाइडिंग दरवाजा खोलने चली गई। उसने झटके से दरवाजा खोला और जैसे ही बाहर कदम रखने लगी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो जोर से चिल्ला उठी। बालकनी का पूरा फर्श ताजे गुलाबों से ढका हुआ था। वहां पैर रखने की भी जगह नहीं थी। इस बार गु येछेन सिर्फ लाल गुलाब नहीं लाया था, बल्कि लाल, गुलाबी और सफेद तीनों रंगों के रोमांटिक गुलाबों का मिक्सचर था। हरे पेड़ों के बीच ये रंग बहुत चमकदार लग रहे थे, लेकिन बहुत ही प्यारे और मनमोहक भी। हे शिन्यान नीचे झुकी और एक सफेद गुलाब उठाकर नाक से लगाकर उसकी खुशबू लेने लगी। इन्हें ऊपर तक लाने का जुगाड़ उसने कैसे किया होगा? पूरी बालकनी में कम से कम 100 गुलाब तो जरूर होंगे। यहाँ तक कि सोफा और छोटी मेज भी फूलों में पूरी तरह से ढके हुए थे। सुबह की ताज़ा हवा में फूलों की महक घुल गई थी और इससे है शिन्यान का मूड एकदम फ्रेश हो गया। वो मुस्कुराते हुए ढेर सारे गुलाब उठाकर कमरे में लौट गई और मन ही मन बड़बड़ाने लगी, हैंडसम गु येछेन, अमेजिंग गु येछेन। गु येछेन तो दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान है। उसने एक कांच के गुलदस्ते में पानी भरा और बड़े प्यार से फूलों को उसमें सजाया। फिर वॉशरूम में जाकर तैयार होने लगी। जब वो कैजुअल कपड़े पहनकर नीचे उतरी तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वो सीढ़ियां फुदकते हुए उतरी। गुड मॉर्निंग पापा। आज शनिवार था, इसलिए बाई जियावई को ऑफिस नहीं जाना था। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रही है, तो मुस्कुराकर बोले, बड़ी खुश लग रही हो आज सुबह। क्या बात है? हे शिन्यान की मुस्कान और गहरी हो गई। कुछ नहीं। उसने बड़े ध्यान से नैपकिन को खोला और गोदी में फैलाया। बस किसी बहुत अच्छे इंसान से मिली हूँ और मुझे लगता है मैं बहुत लकी हूँ। ओह! बाई जियावई ने खाना रोक दिया और उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। कौन है वो खुशनसीब इंसान जिसे मेरी बेटी पसंद करने लगी है? ऐसा लग रहा था जैसे बाई जियावई अब गु येछेन को पूरी तरह से भूल चुके थे, जो है शिन्यान के लिए अच्छा था। वो हैंडसम है, लंबा है और बहुत अच्छा है, पर सिर्फ मेरे लिए। हे शिन्यान ने एक स्टीम्ड बन उठाया और खुश होकर खाने लगी। उसके गाल फूल गए थे और वो किसी क्यूट से खरगोश जैसी लग रही थी। जब हे शिन्यान खुश होती थी तो वो सबसे प्यारी और दिल जीत लेने वाली लड़की बन जाती थी। लेकिन जब वो गुस्से में होती थी तो उसका चेहरा बिल्कुल डरावना और नफरत भरा बन जाता था, शायद गु येछेन को छोड़कर। बाई जियावई को अपनी बेटी की मुस्कान देखकर सुकून मिला और उन्होंने सिर हिलाया। कभी घर ले आओ उसे, मैं मिलना चाहता हूँ। हे शिन्यान ने सिर तो हिला दिया, लेकिन अंदर से वो जानती थी कि वो गु येछेन को कभी अपने पापा से नहीं मिलवाएगी। वो उसका स्पेशल हथियार था, उसका सपोर्ट। उसे किसी और से शेयर नहीं किया जा सकता, अपने पापा से भी नहीं। जब ली हुईरन और ली युयान नीचे आईं, तो हे शिन्यान ने मन ही मन अपनी खुशी बनाए रखने की कोशिश की। लेकिन सामने दो परेशान करने वाले चेहरे देखकर ऐसा करना थोड़ा मुश्किल था। वो दूसरा स्टीम्ड बन खा ही रही थी
कि ली युयान ने अचानक बाई जियावई की तरफ मुड़कर गला खंखारा। पापा, आज रात मैं डिनर के लिए घर नहीं आऊंगी। बाई जियावई ने अखबार से ऊपर देखा जो अभी अभी एक नौकरानी ने लाकर दिया था। क्यों? कहाँ जा रही हो? पापा, मैं आज रात सू झिमिंग के साथ डेट पर जा रही हूँ। ली युयान ने थोड़ी घबराहट से अपनी मम्मी की ओर देखा, जिन्होंने सिर हिलाकर उसे हिम्मत दी। बाई जियावई ने गहरी सांस ली और उनकी भौहें सिकुड़ गईं। तुम अभी भी उस लड़के के साथ क्यों हो? पापा, ली युयान ने होंठ फुला दिए और जाकर बाई जियावई का हाथ झूलने लगी। मुझे सू झिमिंग पसंद है और वो इतना भी बुरा नहीं है। उसका बैकग्राउंड ठीक ठाक है, मिडिल क्लास फैमिली से है। अभी उसने एक नया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया है और कहता है कि वो जरूर सफल होगा। एक चांस दीजिए ना पापा, वो मेहनत करेगा और हमारी हेल्प करेगा किन कॉर्पोरेशन को हराने में। हे शिन्यान जो पानी पी रही थी, वो सीधे उसके मुंह से छपाक से बाहर निकला और वो जोर जोर से खांसने लगी। ली युयान ने उसे गुस्से से देखा और बाई जियावई ने भी अजीब निगाहों से देखा। किन कॉर्पोरेशन हे कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था और हमेशा हे कंपनी के आगे खड़ा रहता था। वो लोग पार्टनर और डील्स चुराते रहते थे और ये बाई जियावई के लिए बहुत परेशानी वाली बात थी। हे शिन्यान ने अपनी हंसी को खांसी का बहाना बनाकर रोका। सू झिमिंग? सीरियसली? अपने पिछले जीवन में? हाँ, सू झिमिंग की एंटरटेनमेंट कंपनी बहुत सक्सेसफुल बन गई थी और तभी बाई जियावई ने उसे अपनाया था। लेकिन किन कॉर्पोरेशन को हराना? हाँ, क्या मजाक है। ली युयान को शायद ये लग रहा था कि अगर सू झिमिंग सफल हो गया तो वो किन रुओलिन को हरा सकती है। किन रुओलिन किन फैमिली की इकलौती बेटी थी और ली युयान की उम्र की थी। बाहर से वो दोनों दोस्त दिखती थी, लेकिन हे शिन्यान जानती थी कि सब दिखावा था। ली युयान तो बस उसका नाम और पोजीशन छीनना चाहती थी। पर बदकिस्मती से ली युयान के लिए किन कॉर्पोरेशन से बहुत ज्यादा मजबूत था। तो पावर में किन रुओलिन ही ली युयान को दबाकर रखती थी और ऊपर से किन रुओलिन उस कंपनी की वारिस थी, जबकि है कॉर्पोरेशन का ली युयान से कोई रिश्ता नहीं था, वो तो बस बाहरी इंसान थी। इसलिए अब ली युयान के पास बस एक ही चीज बची थी, अच्छा पति। हे शिन्यान को थोड़ा अजीब लगा कि ली युयान ने सू झिमिंग को ही क्यों चुना। क्या वो औरों से ज्यादा अच्छा दिखता है, या फिर क्या ली युयान को कोई अंदाजा था कि वो सफल हो जाएगा, या फिर क्या उसने बस उसे हे शिन्यान से छीनने के लिए चुना जिससे उसे अंदरूनी संतुष्टि मिले। जो भी वजह हो, हे शिन्यान को अब फर्क नहीं पड़ता था। उसके पास था सबसे बेस्ट गू ये छेन। वो उस तरह का इंसान था जो पूरे देश की हर लड़की का ड्रीम हस्बैंड था, और वो तो सिर्फ उसकी दौलत और ताकत के कारण था। लोगों ने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा था। अगर देख लेते तो पूरा देश पागल हो जाता। के लिए हे शिन्यान तो अब सोचकर ही मुस्कुरा रही थी कि इतना कमाल का आदमी उससे प्यार करता है। काश वो भी उसे उतना ही पसंद करने लगती। हे शिन्यान अपने दिल से सच्ची रहना चाहती थी और अभी के लिए वो अपने जज्बातों को लेकर थोड़ी कंफ्यूज थी। लेकिन अगर गु येछेन यूं ही अच्छा बनकर दिखाता रहा तो शायद वो दिन भी दूर नहीं, और वो चाहती थी कि वो दिन जल्दी आए। उसे तो इस बड़ी सी थाई से चिपकना ही है, देश की सबसे बड़ी थाई। हे शिन्यान की हंसी थोड़ी शैतानी हो गई और वो अपने ख्यालों में खोती चली गई। तभी टेबल पर बैठे तीनों लोग उसकी तरफ घूरने लगे और वो झेमते हुए खड़ी हो गई। मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ, अब मैं ऊपर अपने कमरे में जाती हूँ। वो जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर गिर पड़ी, अपने खुशियों वाले ख्यालों में डूबने। चैप्टर 42। मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ। दोपहर का खाना खाने के बाद ली युयेन तेजी से अपने कमरे में भागी और अपनी डेट के लिए तैयार होने लगी। उसने बड़ी होशियारी से बाई जियावे को मना लिया था कि वो उसे सू झिमिंग के साथ डेट पर जाने की इजाजत दे दे, लेकिन साथ ही बाई जियावे ने ये भी कहा था कि सू झिमिंग को खुद को काबिल साबित करना होगा।
ली युयेन अलमारी से ड्रेस निकाल रही थी कि तभी ली हुईरान कमरे में आई और प्यार से अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने क्या कहा था? बस अपने डैड को सू झिमिंग के फायदे समझाओ और यकीन दिलाओ कि उसमें टैलेंट है, फिर देखना वो खुद ही हाँ कर देंगे। ली युयेन ने अपनी माँ के गाल पर खुशी से किस किया। थैंक यू मम्मा। अब मेरी हेल्प करो ड्रेस चुनने में। ये पिंक वाली या फिर ये सफ़ेद वाली? ली हुईरान ने दोनों ड्रेस देखीं और सफ़ेद वाली की तरफ इशारा किया। ये ठीक है, लेकिन सुनो युयेन, ये बहुत ज़रूरी बात है। अगर सू झिमिंग निकम्मा निकला तो तुम्हें तुरंत उससे ब्रेकअप करना पड़ेगा। तुम अपनी पूरी जिंदगी एक नाकाम इंसान पर बर्बाद नहीं कर सकती। माँ की बात मानो, तुम्हें किसी ताकतवर आदमी से शादी करनी चाहिए। अगर सू झिमिंग सक्सेसफुल हो गया तो तुम्हारे डैड को लगेगा कि तुमने सही फैसला लिया था, लेकिन अगर वो फेल हो गया तो उसे तुरंत छोड़ दो, वरना तुम्हारे डैड और ज्यादा नाराज हो जाएंगे। समझी? ली युयेन ने सिर हिलाया। मम्मा, टेंशन मत लो। सू झिमिंग को तो सक्सेस होना ही होगा। अब फेल होने का कोई ऑप्शन नहीं था। ली युयेन खुद भी सू झिमिंग पर भरोसा करती थी और उसे लग रहा था कि उसकी कंपनी एक दिन जरूर सफल होगी। उसे पक्का यकीन था। लेकिन अगर वो गलत साबित हुई तो फिर वो सू झिमिंग के साथ बिल्कुल नहीं रहेगी। चाहे वो उसे पसंद भी करती हो, लेकिन अपनी जिंदगी एक फालतू इंसान के लिए बर्बाद नहीं करेगी। माँ बेटी कुछ देर और बातें करती रहीं, फिर ली हुईरान चली गई ताकि ली युयेन मेकअप कर सके। उसने अपने चेहरे पर मोटा मेकअप लगाया और फिर घर से निकलते वक्त जानबूझकर जोर से चिल्लाई, मैं सू झिमिंग के साथ डेट पर जा रही हूँ, ताकि हे शिन्यान भी सुन सके। हे शिन्यान ने किताब बंद की और चिढ़ते हुए आंखें घुमाईं। फिर बेड से उठकर बालकनी की तरफ गई, दरवाजा खोला और देखा कि वही गुलाब के फूलों का ढेर फिर से वहां रखा है। उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ गई और वो धीरे धीरे अपनी सैंडल पहनकर सोफे की ओर चली गई। गुलाबों के कांटे पहले ही हटा दिए गए थे, तो उसने उन्हें आराम से नीचे रखा और खुद बैठकर दोबारा किताब पढ़ने लगी। आज मौसम बड़ा सुहावना था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जो फूलों की पंखुड़ियों को हिला रही थी। हे शिन्यान किताब में इतनी खो गई थी कि पता ही नहीं चला 2 घंटे कब बीत गए। उसने नजर उठाकर पेड़ों को देखा, जो गु येछेन के घर के सामने थे, और उसे वो चाबी याद आई जो उसने कल उसे दी थी। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसने किताब को सीने से लगा लिया। कुछ देर सोचने के बाद उसने गु येछेन को मैसेज करने का फैसला किया। गु येचिन, व्हाट आर यू डूइंग? फिर सोचकर उसने मैसेज थोड़ा बदला। येचिन, व्हाट आर यू डूइंग? गु कॉरपोरेशन की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक सीनियर मैनेजर सीईओ गु को वीकली रिपोर्ट पढ़कर सुना रहा था। तभी अचानक फोन की रिंग बजी। मैनेजर ने देखा कि गु येछेन के फोन पर एक मैसेज आया है, और हैरानी की बात ये थी कि उन्होंने फोन एक तरफ रखने के बजाय मैसेज पढ़ा और फिर मुस्कुरा दिए। मैनेजर के होश उड़ गए। आज तक उसने गु येछेन को कभी मुस्कुराते नहीं देखा था। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या डरना। कुछ देर बाद गु येछेन ने सिर उठाया और कहा, तुम जा सकते हो। लेकिन रिपोर्ट तो अभी पूरी भी नहीं हुई थी। उसने तो पूरी हफ्ते मेहनत से रिपोर्ट बनाई थी और अब उसे सुनाने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन फिर सोचा, शायद अच्छा ही हुआ, नहीं तो फिर गु येछेन का लंबा लेक्चर सुनना पड़ता। मैनेजर तो खुशी से भागता हुआ बाहर गया और मन ही मन उस इंसान को थैंक्स कहा जिसने गु येछेन को मैसेज किया था। इधर है शिन्यान को तुरंत रिप्लाई मिला, नथिंग। वाई? उसने स्क्रीन देखी और एकदम हैरान रह गई। कभी कभी ये आदमी बहुत रोमांटिक होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। उसने भी उसी टोन में जवाब दिया, नथिंग, जस्ट आस्किंग। और मन ही मन सोचा, चलो देखते हैं अब क्या करता है। काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। हे शिन्यान ने फोन उठाया और देखने लगी कि कोई मैसेज आया है या नहीं। लेकिन तभी कॉल आ गया। गु येचिन। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और कॉल उठाकर कहा, हेलो।
तुम क्या कर रही हो? गु येछे ने पूछा। मैं बस बेड पर लेटी हूँ। और तुम? मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। क्या जवाब है? बिल्कुल सटीक। तुम बिजी हो? गु येछे ने अपनी डेस्क पर फाइलों का ढेर देखा और बोला, नहीं। ओह, ठीक है। कुछ देर तक चुप्पी छा गई और ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। फिर अचानक किसी चीज के गिरने की आवाज आई, बहुत तेज आवाज, और ये कॉल से नहीं आ रही थी। हे शिन्यान चौंक कर बेड से उठी और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर झांका। फिर एक और तेज आवाज आई। अब तो शक पक्का हो गया, कोई चीज टूटी है। शायद झगड़ा हो रहा है। उसने फोन पर कहा, गु येछेन, मुझे कुछ काम है, बाद में बात करती हूँ। बाय। बाय। कॉल खत्म हुई और हे शिन्यान ने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांका। कोई आवाज नहीं थी। ली युयेन जा चुकी थी, तो हो सकता है आवाज बाई जियावे या ली हुईरान ने की हो। वो धीरे धीरे उनके कमरे की तरफ गई। जैसे जैसे पास जा रही थी, आवाजें तेज होती जा रही थी। क्या ये झगड़ रहे हैं? हे शिन्यान ने सोचते हुए अपनी भौहें उठाईं। ये लोग आमतौर पर झगड़ते नहीं थे, क्योंकि ली हुईरान हमेशा बाई जियावेई के आगे झुक जाती थी। तो ऐसा क्या हुआ कि दोनों बहस कर रहे थे? वो धीरे से उनके कमरे के पास पहुंची और देखा कि दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं है और अंदर से लाइट आ रही है। अभी भी दोनों की आवाजें आ रही थीं और दोनों गुस्से में लग रहे थे। तभी अचानक ली हुईरान की चिल्लाहट सुनाई दी और कुछ जमीन पर फेंका गया। बाई जियावेई, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुमने हे युशिन को मार डाला। चैप्टर 43, चिड़िया से फीनिक्स। बाई जियावेई, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुमने ही हे युशिन को मारा था। हे शिन्यान की सांस जैसे थमसी गई। उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। क्या उसने सही सुना था? क्या ली हुईरान ने सच में ये कहा था कि बाई जियावेई ने उसकी माँ को मार डाला? वो एकदम सन्न खड़ी रही, एक मूर्ति की तरह, बिना हिले डुले। कमरे के अंदर बाई जियावेई की भौहें सिकुड़ गईं। उसने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। ली हुईरान अब रो रही थी और बाई जियावेई ने गुस्से से उस पर झपटते हुए कहा, चुप रहो, ये सच नहीं है, तुम भी इसमें शामिल थी। उसकी आवाज में डर था, जैसे वो खुद को समझा रहा हो कि उसने कुछ गलत नहीं किया। ली हुईरान हंस पड़ी। बाई जियावेई, खुद को झूठी तसल्ली देना बंद करो। हमें दोनों को सब कुछ याद है। हाँ, हे युशिन की मौत टल सकती थी, लेकिन तुमने उसे मार डाला। हे शिन्यान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से दरवाजे के और पास जाने की कोशिश की ताकि और साफ सुन सके। तभी अंदर से एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई और ली हुईरान की चीख। हे शिन्यान ने हड़बड़ाकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि आवाज ना निकले। बाई जियावेई ने ली हुईरान को थप्पड़ मारा था। ली हुईरान, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। मुझे मत उकसाओ। तुम ये मत समझो कि मुझे नहीं पता तुम क्या चाहती हो। उस रात अस्पताल तुम भी मेरे साथ इसलिए आई थी, क्योंकि तुम भी चाहती थी कि हे युशिन मर जाए। इसलिए अब मासूम बनने की कोशिश मत करो। ली हुईरान ने कांपते हुए अपने गाल पर हाथ रखा जहां बाई जियावेई ने थप्पड़ मारा था और बोली, मुझे नहीं करना चाहिए था। उसने अपनी आवाज धीमी कर ली। बाई जियावेई, मुझे अच्छे से याद है तुम मुझे उस रात अस्पताल क्यों ले गए थे, ताकि हे युशिन को उकसाया जा सके। ली हुईरान की हंसी गूंज रही थी। तुम खुदगर्ज हो। मुझे अब हे युशिन पर बहुत तरस आता है। वो बेचारी सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही थी, लेकिन तुमने उसे मार डाला। और क्यों? मैं जानती हूँ क्यों। हे शिन्यान की सोच ने समझने की शक्ति जैसे रुक गई थी। वो बस दीवार से टिके खड़ी थी। तभी उसके पैर का हल्का सा खिसकना ज्यादा तेज आवाज कर गया। अंदर सन्नाटा छा गया। बाई जियावेई और ली हुईरान दोनों चुप हो गए और दरवाजे की तरफ देखने लगे। तीनों, ली हुईरान, बाई जियावेई और हे शिन्यान, उस पल में जैसे जम से गए थे। फिर बाई जियावेई ने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू किया।
ली हुईरान भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। बाई जियावई का चेहरा सख्त हो गया। उसने याद किया कि ली युयान तो आज बाहर गई है, तो फिर ये कौन हो सकता है? क्या है शिन्यान? अगर सच में है शिन्यान ने सुन लिया तो वो तो फंस जाएंगे। अब वो तेजी से दौड़ता हुआ दरवाजे की ओर भागा और जोर से दरवाजा खोल दिया। हॉलवे में दोनों ने इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। ली हुईरान ने भी दीवारों के पीछे जाकर देखा कि कोई छुपा तो नहीं है, लेकिन कोई नहीं मिला। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। क्या ये सिर्फ उनका वहम था? बाई जियावई ने एक आखिरी बार हॉलवे को देखा और वापस मुड़ने लगा। तभी उसके पैर में कुछ चुभ गया। उसने नीचे झुककर देखा और अपनी उंगलियों से एक छोटी सी धातु की चीज उठाई। वो उसे घुमा घुमा कर देखने लगा और उसके चेहरे पर बेचैनी आ गई। ली हुईरान भी उत्सुकता से देखने आई, और जैसे ही उसने वो चीज देखी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो एक ईयरिंग का बैक हिस्सा था। इधर हे शिन्यान अपने कमरे का दरवाजा धीरे से बंद करके लॉक कर चुकी थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे बाहर आ जाएगा। उसकी सांसें भारी थीं और कदम लड़खड़ा रहे थे। ये सपना नहीं हो सकता, ये हकीकत नहीं हो सकती। उसकी माँ की मौत उसकी बीमारी से नहीं हुई थी, उसे मारा गया था, और वो भी उस इंसान ने जिसे हे शिन्यान ने सबसे ज्यादा भरोसे और प्यार दिया था, उसके अपने पापा ने। उसका दिमाग घूमने लगा। ली हुईरान ने कहा था कि बाई जियावई लालची था, उसे और चाहिए था। और हे शिन्यान की आंखें दीवार पर टिकी रह गईं। पैसे? क्या ये सब पैसों के लिए था? उसकी माँ ने आधे शेयर बाई जियावई को दे दिए थे, पर बाकी अब भी उनके पास थे। क्या वो इतनी लालच में अंधा हो गया कि वो कांपने लगी? उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। क्या प्यार इतना कमजोर होता है? क्या प्यार को पैसा तोड़ सकता है? नहीं, उसने खुद से कहा। प्यार कमजोर नहीं था, बाई जियावई का प्यार कमजोर था। वो पलटी और उसकी निगाह अपने बेड साइड टेबल पर रखी तस्वीर पर पड़ी। उसमें उसकी माँ पीले ड्रेस में फूलों के बीच खड़ी मुस्कुरा रही थी। हे शिन्यान अपने घुटनों पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वो घिसटते हुए तस्वीर तक पहुंची और उसे अपने सीने से लगा लिया। क्यों माँ? क्यों ऐसा हुआ? वो धीरे धीरे फूट फूट कर रोती रही, जब तक उसकी आंखों से आंसू सूख नहीं गए। उसकी नाक बंद हो गई थी, शरीर थरथर काँप रहा था और सांसें तेज चल रही थी। उसने तस्वीर को कसकर पकड़ लिया और अपने मन में कसम खाई, अब इन्हें यूं ही नहीं छोड़ूंगी। ली हुईरान, जिसने उसकी माँ को मारा, तू चाहे जितनी फेक सुंदरता ओढ़ ले, लेकिन चिड़िया कभी फीनिक्स नहीं बन सकती। जो ऊपर चढ़ता है, उसका गिरना और भी दर्दनाक होता है, और ये गिरावट हे शिन्यान बहुत दर्दनाक बनाएगी। बाई जियावई, अब वो उसका पिता नहीं था। तुमने माँ की मेहनत का यही बदला दिया? जो कुछ तुम्हारे पास है, वो माँ की वजह से है। अब हे शिन्यान के पास एक मौका है। जिंदगी ने उसे दोबारा ये मौका दिया है। पिछले जन्म में वो सच्चाई नहीं जानती थी, लेकिन इस बार वो बदला लेगी। बाई जियावई, ली हुईरान, ली युयान, अब तुम तीनों से हिसाब लिया जाएगा। चैप्टर 44। क्या तुम्हें भूख लगी है? हे शिन्यान वॉशरूम की तरफ चली गई और आईने में खुद को देखा। उसकी आंखें बहुत ज्यादा सूजी हुई और लाल थी। साफ लग रहा था कि वो बहुत रोई है। उसने अपने आंसुओं के निशान धोने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। सूजन इतनी गहरी थी कि तुरंत जाने वाली नहीं थी। जब वो कमरे से बाहर निकल रही थी, तो उससे थोड़ी आवाज हो गई थी। अब उसे पूरा शक था कि बाई जियावई और ली हुईरन को उस पर शक हो गया होगा। उसे तुरंत यहाँ से निकलना होगा। हे शिन्यान ने जल्दी से फॉर्मल कपड़े पहने और अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंची, लेकिन वहीं ठिठक गई। अब कहाँ जाऊं? वो सोच में पड़ गई। वो मिंगर के घर? लेकिन फिर उसने हल्के से अपना सिर हिलाया। मिंगर जरूर उससे पूछती कि क्या हुआ है, और हे शिन्यान को अपने परिवार की गंदी सच्चाई उसके सामने खोलनी नहीं थी। मिंगर बहुत मासूम और भली लड़की थी।
वो ऊंचे तबके के लोगों की जटिल पारिवारिक राजनीति और चालबाजियां नहीं समझती, और हे शिन्यान नहीं चाहती थी कि उसकी मासूमियत खत्म हो जाए। उसने ठंडी सांस ली। कितनी अकेली हूं मैं, उसे एहसास हुआ। इस तथाकथित परिवार के अलावा उसकी जिंदगी में कोई नहीं था जिससे वो कुछ कह सके, कोई ठिकाना नहीं था। वो धीरे धीरे कमरे में लौटी ही थी कि उसकी नज़र एक बड़ी टेबल पर रखी चीज पर पड़ी। वो तेजी से आगे बढ़ी और चाबी उठा ली। ये वही चाबी थी जो उसे कल मिली थी। उसने राहत की सांस ली जब देखा कि आसपास कोई नहीं था। शायद बाई जियावई और ली हुईरन अभी भी अपने कमरे में थे। वो चुपचाप सीढ़ियां नीचे उतरी और इतनी घबराई हुई थी कि जूते पहनना भी भूल गई। नंगे पाँव ही बाहर निकल पड़ी। घर का दरवाज़ा लॉक किया और फिर सीढ़ियां उतरती हुई फुटपाथ पर भागने लगी। पैरों में छोटे छोटे पत्थर चुभ रहे थे, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वो एक लंबे से बरामदे तक पहुंची और एक दरवाजे के सामने रुक गई। कल मिली हुई चाबी से उसने दरवाज़ा खोला और गु येचेन के घर में दाखिल हो गई। घर की सारी लाइटें बंद थी। वो धीरे धीरे चलती हुई पहली मंजिल पार करके दूसरी मंजिल पर पहुंची। सब कुछ अंधेरे में था। उसने लाइट्स ऑन की और पूरे फ्लोर में चक्कर लगाया। कोई नहीं था। कुछ कमरे लॉक थे, जो खुले थे वो भी खाली थे। तीसरी मंजिल भी पूरी खाली थी। अब जब वो वापस नीचे आ रही थी तो उसे महसूस हुआ कि चलने में बाएं पैर में तेज दर्द हो रहा है। शायद कोई नुकीली चीज उसके पाँव में चुभ गई थी। हर कदम पर तेज चुभन होती और वो हल्का सा कराह जाती। धीरे धीरे वो सोफे तक पहुंची और वहीं बैठ गई। शायद रो रो कर वो थक चुकी थी, इसलिए कुछ ही मिनटों में उसे नींद आ गई। रात का खाना बीत चुका था जब गु येचेन कंपनी से घर लौटा। उसने दरवाज़ा खोला और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। आज रात वो अपनी वाइफी से मिलने वाला था। जैसे ही उसने चप्पल पहनी और लिविंग रूम में कदम रखा, उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी जिसे वो सबसे ज्यादा देखने की चाह रखता था। हे शिन्यान सोफे पर सोई हुई थी। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा शायद ये उसका वहम है कि वो बहुत मिस कर रहा है शिन्यान को। लेकिन जब कुछ सेकंड्स बीत गए तो वो धीरे से उसके पास पहुंचा और बैठ गया। एक हाथ से उसके गाल को प्यार से सहलाया। वो यहाँ क्या कर रही है? क्या उसे भी मेरी याद आई थी? उसने मन में सोचा और मुस्कुरा दिया। वो उठकर कंबल लाने ही वाला था कि उसकी हलचल से शिन्यान की नींद खुल गई। वो धीरे से कराहती हुई उठी, आंखें मलते हुए जब सामने देखा, गु येचेन, तुम जाग गई हो। क्या तुम्हें भूख लगी है? गु येचेन मुस्कुराते हुए उसके पास बैठा। हे शिन्यान ने कुछ सेकंड्स के लिए उसकी आंखों में देखा। उसने ये तक नहीं पूछा कि मैं उसके घर में क्या कर रही हूँ। उसे सिर्फ ये फिक्र थी कि कहीं वो भूखी तो नहीं। और फिर वो फूट फूट कर रो पड़ी। वो नहीं चाहती थी कि उसके सामने रोए, लेकिन खुद को रोक नहीं पाई। गु येचेन थोड़ी देर के लिए चौंका, लेकिन तुरंत मुस्कुरा दिया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। इस बार हे शिन्यान ने खुद को पीछे नहीं हटाया, बल्कि वो और पास आ गई और अपना सिर उसके सीने में छुपा लिया। गु येचेन ने कुछ नहीं पूछा, बस उसका सिर सहलाता रहा, जैसे कोई डरा हुआ बच्चा हो। काफी देर रोने के बाद जब शिन्यान थोड़ा शांत हुई तो उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, गाल लाल, बाल बिखरे हुए, एकदम किसी उदास पपी की तरह लग रही थी। गु येचेन का दिल पिघल गया। सो सॉरी, तो तुम्हारी शर्ट गीली हो गई, उसने हकलाते हुए कहा। गु येचेन ने अपनी शर्ट देखी, आंसुओं से भीगी हुई थी। कोई बात नहीं, उसने मुस्कुरा कर कहा। हे शिन्यान ने खुद को फिर से रोने से रोका और धीरे से कहा, थैंक यू। अब भूख लगी है? गु येचेन ने फिर से पूछा। हे शिन्यान ने अपनी सूजी आंखों से उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मैं यहाँ क्यों आई? गु येचेन ने उसे फिर से अपनी बाहों में लिया और कहा, अगर तुम बताना चाहो तभी पूछूंगा। अब शिन्यान को यकीन होने लगा, मैं इस इंसान पर भरोसा कर सकती हूँ। वो किसी से बात करना चाहती थी।
अपने अंदर की सारी तकलीफ बाहर निकालना चाहती थी। वो थोड़ी आरामदायक पोजीशन में उसकी गोद में आ गई और फिर कहना शुरू किया, मेरी माँ की मौत तब हुई थी जब मैं बहुत छोटी थी। गु येचिन ने सिर हिलाया। उसने पहले ही ये सब पता करवा रखा था। फिर पापा ली हुईरन और ली युयान को घर ले आए। आज मैंने गलती से सुना कि ली हुईरन और पापा, उन्होंने मेरी माँ को मारा। गु येचिन, सोचो, मेरे पापा ने मेरी माँ को मारा। हे शिन्यान की आवाज काँप रही थी। वो आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। मेरी माँ ने सब कुछ दिया था उन्हें। बाई जियावई तो एक गांव का मामूली इंसान था। अगर मम्मा ना होती तो वो शायद अब भी किसान होता, लेकिन उसने उसी इंसान को मार डाला जिसने उसे सब कुछ दिया। क्यों? मेरे दादाजी सही थे। अगर मम्मा ने उनकी बात मानी होती तो शायद आज जिंदा होती। गु येचिन सब ध्यान से सुनता रहा। वो धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेरता रहा, जैसे किसी घायल जानवर को सांत्वना दे रहा हो। उसने सिर्फ पैसा और ताकत के लिए मम्मा को मारा। और तभी कुछ याद आया। मुझे पता है क्यों। हे शिन्यान बोली। बाई जियावई गांव से था। उसे शहर में आकर बहुत घमंड हो गया था। दादाजी उसकी बेइज्जती करते थे, इसलिए उसने माँ को मार दिया। ताकत पाने के लिए, खुद को साबित करने के लिए, दादाजी को गलत साबित करने के लिए। गु येचिन ने सिर हिलाया। यही वो भी सोच रहा था। मेरी वाइफी कितनी स्मार्ट है, उसने मन में सोचा। तभी है शिन्यान ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। तुम भी ऐसा करोगे क्या? अभी कहते हो कि मुझसे प्यार करते हो, क्या कल को मुझे भी ताकत के लिए मार दोगे? उसकी बात सुनकर गु येचिन जोर से हंस पड़ा। चैप्टर 45 वॉश हर फीट। ही यिन्यान को बहुत हैरानी हुई जब उसने देखा कि गु येचिन हंस पड़ा। बेबी, लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है, गु येचिन ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे पास जितनी दौलत और ताकत चाहिए थी, उससे कहीं ज्यादा है। फिर मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा उस चीज के लिए जो मेरे पास पहले से ही भरपूर है? ही यिन्यान ने अपना सिर खुजलाया और सोचा, सही तो कह रहा है, इसमें तो बात बनती है। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि गु येचिन वाकई बाकी लोगों से अलग है। वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि जैसे जन्म से ही एक राजा था और पूरे देश के लोग उसका सम्मान करते थे। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। गु येचिन की तुलना मैंने बाई जियावेई जैसे घटिया इंसान से कर दी। ही यिन्यान मन ही मन खुद पर झुंझलाई। हीरे की तुलना कोई मिट्टी से करता है भला? गु येचिन ने उसे आराम से उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया, इस तरह कि वो उसके सामने बैठी हो। फिर उसने थोड़ा सा नाराज होकर पूछा, तुम इतनी हल्की क्यों हो? क्या तुम घर पर खाना नहीं खाती? ही यिन्यान ने नजरें फेर लीं और थोड़ी शर्मिंदा हो गई। सच ये था कि वो सही से खाना खा ही नहीं पाती थी। ली हुईरन और ली युयान के सामने खाना खाना उसके लिए काफी मुश्किल हो जाता था। और अब तो बाई जियावेई भी उसमें जुड़ गया था। गु येचिन का चेहरा थोड़ा और गंभीर हो गया। अगर तुम्हें घर का माहौल पसंद नहीं तो मेरे घर आ जाया करो, वही खाना खा लिया करो। ही यिन्यान ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। फिर धीरे धीरे एक प्यारी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। सच में? तुम खाना बनाओगे? गु येचिन ने सिर हिलाया। हाँ, मैं खाना बनाऊंगा। ही यिन्यान खुशी से उसकी गोद में उछल पड़ी। ओके, तो मैं कल ही आ रही हूँ। लेकिन गु येचिन की इस दयालुता से ही यिन्यान के मन में थोड़ा डर भी बैठ गया। उसका दिल अब गु येचिन की ओर झुक रहा था, मगर उसे डर था फिर से टूटने का। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? ही यिन्यान ने धीमे से पूछा। सु झिमिंग और बाई जियावेई ने उसके दिल में गहरे जख्म छोड़े थे, जिससे अब उसे प्यार से डर लगने लगा था। गु येचिन का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उसने बिना झिझके कहा, हाँ, करता हूँ। ही यिन्यान शर्मा गई और नीचे देखने लगी। वो उसकी बात पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाई, मगर हल्के से मुस्कुरा कर बोली, ठीक है। गु येचिन ने फिर कहा, तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं बाई जियावेई जैसा बन जाऊंगा। मैं तुम्हें बता दूं, इवन अगर मेरे पास ताकत ना भी हो,
तब भी मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। लेकिन तुम्हें तो करना ही नहीं पड़ेगा कुछ। क्या मतलब? ही यिन्यान थोड़ी उलझन में थी। मतलब ये कि तुम्हें मेरी ताकत या पैसा पाने के लिए मुझे मारने की जरूरत नहीं। बस बोल दो, मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। या फिर तुम मुझसे शादी कर लो, फिर तो सब कुछ तुम्हारा ही होगा। ही यिन्यान का चेहरा एकदम लाल हो गया। इतने समय बाद कोई उसे इस तरह छेड़ रहा था और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो खुद को रोक नहीं पाई और मुस्कराते हुए बोली, अच्छा, तो फिर अभी के अभी गू कंपनी के आधे शेयर्स मुझे दे दो। उसने एक हाथ आगे बढ़ा दिया, जैसे सच में कुछ मांग रही हो। लेकिन जो हुआ, उसने तो ही यिन्यान के होश ही उड़ा दिए। गू येचेन ने सच में अपना फोन निकाला और कॉल करने लगा। चेन श्याओ, एक एग्रीमेंट तैयार करो। मेरे पास जितने भी शेयर्स है कंपनी में, उसका 50% ही यिन्यान के नाम करना है। ही यिन्यान ने तुरंत फोन छीनकर कॉल काट दी। गू येचेन, पागल हो क्या? मैं मजाक कर रही थी। गू येचेन एकदम मासूमियत से बोला, लेकिन मैं तो मजाक नहीं कर रहा था। ही यिन्यान ने माथा पीट लिया, तुम तो बड़े भोले निकले। मुझे तो डर है एक दिन सब कुछ गवा दोगे और फिर मुझसे कहोगे कि तुम्हें रख लो। गू येचेन हंस पड़ा, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें मुझे जरूर रखना पड़ेगा। ख्वाब देखो। ही यिन्यान ने उसका फोन वापस फेंका और उसकी गोद से उतर गई। लेकिन जैसे ही उसने जमीन पर पैर रखा, उसके पैर में तेज दर्द हुआ। आउच! वह दर्द से चिल्लाई और फौरन अपना बायां पैर ऊपर उठा लिया। क्या हुआ? गू येचेन तुरंत नीचे झुका और ही यिन्यान को फिर से सोफे पर बिठा दिया। फिर घुटनों के बल बैठ गया और उसके पैर को अपने हाथों में लिया। ही यिन्यान का पैर पूरी तरह गंदा हो गया था, शायद बाहर नंगे पैर चलने से, पर कोई चोट नजर नहीं आई। रुको, गू येचेन उठा और थोड़ी देर में एक टब और फर्स्ट एड किट लेकर आया। उसने उसमें गर्म पानी डाला और ही यिन्यान का पैर उसमें डुबो दिया। धीरे धीरे, बड़े प्यार से उसने उसका पैर धोया, फिर टॉवल से पोंछा। जैसे ही पैर साफ हुआ तो उसने गौर से देखा और पाया कि पैर के बीच में एक छोटा सा लाल बिंदु था। शायद कोई नुकीली चीज चुभ गई थी। उसने चिमटी निकाली और कहा, थोड़ा चुभेगा। फिर धीरे से, बड़े ध्यान से, उसने वो चीज निकाल दी। ही यिन्यान को थोड़ा सा दर्द हुआ, मगर वो तो पूरी तरह गू येचेन को देख रही थी। उसके हाथ, उसकी आंखें, सब कुछ उसे और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगा। बाई जियावेई ने तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया था। किसी के पैर धोना, ये तो एक सेवा का प्रतीक होता है, और बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। मगर सामने जो इंसान बैठा था, वो देश का सबसे ताकतवर आदमी था। उसके लिए तो हजारों लोग पैर धोने को तैयार होते होंगे। फिर भी वो शख्स बिना एक शिकन के झुका और ही यिन्यान के पैर धोने लगा। ही यिन्यान का दिल धक धक करने लगा। उसने जल्दी से नजरें फेर लीं। गू येचेन ने फिर अल्कोहल वाइप से उसका घाव साफ किया और पट्टी बांधी। अब भी दर्द हो रहा है? उसने प्यार से पूछा। ही यिन्यान ने सिर हिलाकर ना कहा। गू येचेन ने उसके सिर पर हाथ फेरा। भूख लगी है? आज खाना बनाने में देर हो जाएगी तो मैं बाहर से मंगा लेता हूँ। ही यिन्यान तुरंत उठ खड़ी हुई। नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी। आज तुम ही खाना बनाओ। गू येचेन खुशी से मुस्कराया। ठीक है, वहां उस बॉक्स में स्नैक्स हैं, जब तक मैं खाना बनाता हूँ। गू येचेन किचन में चला गया, लेकिन ही यिन्यान स्नैक्स खाने नहीं बैठी। वह तो एक पैर पर उचकती हुई किचन तक गई और वही खड़ी होकर उसे निहारती रही। मैं तो पिछली जिंदगी में बिल्कुल अंधी थी। कैसे मैं सू झिमिंग जैसे धोखेबाज को दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मान बैठी थी। अब तुलना करने पर साफ था, गू येचेन सू झिमिंग से लाखों गुना बेहतर था। अब ही यिन्यान को पूरा यकीन था, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान वही है जो उसके सामने खड़ा था। उससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, नामुमकिन।